में फाइनल पॉलिटिकल साइंस छठा पेपर भारतीय शासन एवं राजनीति। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उभरता स्वरूप। हम सभी जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो न तो इंग्लैंड के सम्राट के समान महल में बैठकर अपने साम्राज्य को बनाए रखने वाला ही हो सकता है और न ही अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह सारे देश पर अपनी कठपुतली सरकार के माध्यम से राज करने वाला। हमारा राष्ट्रपति तो मित्रों क्या है, संविधान का प्रतिरक्षक है, संरक्षक है और भारतीय जनता का प्रतीक है। हमारे संविधान की धाराओं और उसमें दिए गए राष्ट्रपति के अधिकारों की व्याख्या केंद्र में दल विशेष की सरकार अपने ढंग से अथवा परिस्थिति के अनुसार कर सकती है, किंतु राष्ट्रपति का सही रूप में क्या कर्तव्य है, उसको कितनी जवाबदेही है, संविधान के अनुसार ली गई शपथ का क्या अर्थ है, ये तो राष्ट्रपति को स्वयं समझना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, किस तरह से राष्ट्रपति को अपना कर्तव्य पालन करना है, ये राष्ट्रपति पर भी उनकी समझ पर भी निर्भर करता है। मित्रों, राष्ट्रपति पर इस बात की भारी जिम्मेदारी है कि वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल तथा उसके दल पर नज़र रखे, क्योंकि वह देश का सर्वोच्च शासक और संविधान का संरक्षक है। उसे नज़र रखनी चाहिए। वह भले ही सत्तारूढ़ दल की मर्जी से ही राष्ट्रपति चुना जाए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसका आश्रित रहे, यानी उसे दलगत राजनीति से एक तरह से संन्यास ले लेना चाहिए और निष्पक्ष ढंग से कार्य करना चाहिए। वह सदा निष्पक्ष रहे। वह सबका है, किसी एक का नहीं है। देश का सर्वोच्च शासक होने के नाते राष्ट्रपति को सतत जागरूक भी रहना चाहिए और देश विदेश की कोई महत्वपूर्ण बात उससे छिपी न रहे और न कोई गलत सूचना देकर उन्हें दिग्भ्रमित करके उनसे अनुचित काम करा पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति को निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो देश के सर्वोच्च शासक है और उन्हें ध्यान देना चाहिए कि जो भी देश विदेश की महत्वपूर्ण कोई बात है उनसे छुपाई न जाए और न ही कोई गलत सूचना उनको दे करके दिग्भ्रमित किया जाए या उनसे अनुचित काम करा लिया जाए। मित्रों, भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान है और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी। राष्ट्रपति की स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की है तथा उनका पद धुरी के समान है जो राजनीतिक व्यवस्था को संतुलित करता है। समुचित संवैधानिक प्रावधानों के उपरांत भी भारतीय राष्ट्रपति का पद उनके संवैधानिक और राजनीतिक दायित्व और राजनीतिक संस्था के रूप में उनकी भूमिका अभी भी वाद विवाद का विषय बना हुआ है। निरंतर उनकी भूमिका पर वाद विवाद होता रहता है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य जो है। मित्रों, विधि शास्त्रियों के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति बहुत सर्वशक्तिमान है, जबकि राजनीतिक शास्त्रियों का ये तर्क है कि केवल यह संवैधानिक अध्यक्ष है जो शक्ति का नहीं बल्कि प्रभाव का प्रयोग करता है। यानी विधि शास्त्री तो ये मानते हैं कि राष्ट्रपति बहुत शक्तिमान है, जबकि राजनीतिक शास्त्री ये मानते हैं कि वो सिर्फ संवैधानिक अध्यक्ष है जो शक्ति का नहीं प्रभाव का प्रयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऐसा अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। कौन से 2 प्रकार है? पहला है साधारण स्थिति में प्रयुक्त शांतिकालीन शक्तियाँ एवं असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियाँ। एक बार पुनः सुन लें आप। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। पहली है साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शांतिकालीन शक्तियाँ और दूसरा है असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियाँ। अब हम पहले पढ़ रहे हैं साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शांतिकालीन शक्तियाँ। तो मित्रों, इन शांतिकालीन शक्तियों को भी कई भागों में बांटा हुआ है। जैसे पहला आता है कार्यपालिका शक्तियाँ। भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार 77 के अनुसार भारत सरकार के कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उनके
माने जाएंगे। सरकार जो भी निर्णय लेती है उनके नाम से निर्णय होंगे और उन्हीं के निर्णय माने जाएंगे। अनुच्छेद 74 ये कहता है, संघीय मंत्रिमंडल जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए सलाह तथा सहायता देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि एक संघीय मंत्रिमंडल होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, और वो राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए सलाह तथा सहायता देगा। यानी राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उनके संबंध में कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का राष्ट्रपति प्रयोग कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार की कार्यविधि के बारे में नियम बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति मंत्रियों के मध्य कार्य विभाजन करते हैं। जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है, कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय संभालेगा, इसका कार्य विभाजन जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं, लेकिन ये सारा नाम फाइनल करना, मंत्रालयों का बंटवारा करना, ये सब प्रधानमंत्री और उनके जो भी सहयोगी होते हैं वो करते हैं। लेकिन चूँकि औपचारिक रूप से ये राष्ट्रपति उनके कार्य का विभाजन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार जन निर्वाचन में विजयी राजनीतिक दल के नेता की नियुक्ति वे प्रधानमंत्री के पद पर करते हैं। यानी अनुच्छेद 75(1) कहता है कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करता है, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, ऐसे बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री की शपथ लेने और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन मित्रों, यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो फिर क्या होगा, तो क्या होता है, ऐसे में राष्ट्रपति अपनी विवेक की शक्तियों का प्रयोग करके और अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। उन्हीं के द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जो है उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। वो राष्ट्रपति के प्रसाद, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक वो मंत्री पद पर रहते हैं। लेकिन मित्रों, व्यवहार में ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उनकी इच्छा से ही, या जो प्रधानमंत्री जिस दल का है, सत्तारूढ़ जो दल है उसका जो अध्यक्ष है, जो अन्य पदाधिकारी है, उन सब के द्वारा जो नाम फाइनल किए जाते हैं, कौन मंत्री बनेगा, कौन किस मंत्रालय का मंत्री बनेगा और कब तक मंत्री रहेगा, उसको हटाना, उसकी जगह दूसरा लाना या उसका मंत्रालय विभाग बदलना, ये सब जो है प्रधानमंत्री और उनकी टीम करती है। कहने को ये सारा काम राष्ट्रपति करते हैं, हस्ताक्षर उनके होते हैं। समस्त महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त जो है महान्यायाधिवक्ता, भारत की नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की भी नियुक्ति करता है। एक महान न्यायाधिवक्ता होते हैं जो भारत सरकार की तरफ से कानूनी पैरवी करते हैं न्यायालयों में, वो, और एक नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक जो कि ऑडिटिंग का काम करते हैं। तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं, पदाधिकारी जो हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 124 तथा 217 के अंतर्गत वह सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वह संघ लोक सेवा आयोग तथा अंतर्राज्यीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्तियां जो करते हैं उसमें संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जो है उन सब के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति भी ये करते हैं। वह केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का शासन चलाने के लिए मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है। वह वित्त आयोग, भाषा आयोग तथा निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। वह विदेशों में भारत के राजदूतों तथा कूटनीतिक प्रतिनिधियों की भी नियुक्ति करता है। बहुत सारी नियुक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मित्रों, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं, वास्तव में नाम फाइनलाइज करना ये सारा काम जो प्रधानमंत्री और उनकी टीम करती है, मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति को संघ के पद अधिकारियों की पदच्युति का भी अधिकार है, यानी वो उनको पद से भी हटा सकते हैं। वह मंत्रियों को, भारत के महाधिवक्ता को, राज्य के राज्यपालों को, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को तथा अन्य न्यायाधीशों को तथा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अपदस्थ कर सकता है। संविधान में जो प्रक्रिया लिखी हुई है
कि किस तरह से यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, कदाचार कर रहे हैं, शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको समय से पूर्व यदि हटाना है तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। कई बार राष्ट्रपति स्थानांतरण भी करते हैं, राज्यपालों को भी एक राज्य से दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से ये सारे अधिकार शक्तियाँ राष्ट्रपति को है। कुछ अधिकारियों के प्रशासनिक कार्य और निर्णय तभी लागू हो सकते हैं जब राष्ट्रपति उन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। बहुत सारे कार्य, बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे दायित्व राष्ट्रपति के। तो संक्षेप में हम इतना कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ विस्तृत है, बहुत बड़ी हैं। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यह परंपरा कायम हो गई है कि वह उनका प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा। यानी हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए प्रधानमंत्री क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा। मित्रों, राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना भी कुछ नहीं करेगा और सलाह के विरुद्ध भी कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति है उसकी विधायी शक्तियाँ, और विधायी शक्तियों में मैं पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। पहली थी साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शांतिकालीन शक्तियाँ और दूसरी थी असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियाँ। फिर हमने स्टार्ट किया अपना साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शांतिकालीन शक्तियाँ। ये भी कई प्रकार की हैं, जैसे कि कार्यपालिका शक्तियाँ, जैसे कि विधायी शक्तियाँ हैं, जैसे कि न्यायिक शक्तियाँ हैं और वित्तीय शक्तियाँ हैं, सैनिक शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक व राजनयिक शक्तियाँ, कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने प्रारंभ किया विधायी शक्तियों से कि सबसे पहले हमने प्रारंभ किया कार्यपालिका शक्तियों से कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी कौन कौन सी शक्ति है। तो उसमें मैं आपको पुनः संक्षेप में बता दूं कि जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है और उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। इसी प्रकार से मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, उनके विभागों का बंटवारा करता है। इसके साथ साथ यदि उनका मंत्रालय बदलना है या उनको मंत्री पद से हटाना है तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों से ही होता है। इसके साथ साथ वो समस्त महत्वपूर्ण अन्य नियुक्तियां भी करता है, जैसे कि भारत के महान्यायाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित है, अन्य न्यायाधीश भी सम्मिलित है। इसी तरह से वो संघ लोक सेवा आयोग तथा अंतर्राज्यीय लोक सेवा आयोग जो हैं उनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। इसी तरह से वह केंद्र शासित क्षेत्रों के शासन चलाने के लिए आयुक्त कमिश्नर की नियुक्ति करता है और वित्त आयोग, भाषा आयोग तथा निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। और इसके साथ साथ वो भारत में विदेशों में भारत के राजदूतों तथा कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी करता है। कुल मिलाकर के विधायी कार्यपालिका शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति की बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक मात्रा में है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।